जो मैंने असाइनमेंट दी थी वो कर ली थी या नहीं? कौन से वाली दी थी मैंने? कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए दी थी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसका मतलब है वो आपने कर ली थी कि साई डैगर साई को जब इंटीग्रेट करते हैं ओवर द एंटायर वॉल्यूम, जिसमें एक्चुअली जिस रीजन में वेव पैकेट होता है, जब आप उसे इंटीग्रेट करते हैं सारे वॉल्यूम पे, तो आपको जो चीज़ मिलती है वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम मिलता है। ये आप कर चुके थे। किसी से अगर ना हुआ हो तो बता दें, या अगर किसी ने ना किया हो तो वो भी बता दें। क्यों भाई, कर लिया था? नहीं किया? चलो कोई बात नहीं, अभी पेपर से नसीहत नहीं हुई, अगली दफ़ा हो जाएगी, फिक्र ना कीजिए। मैंने आपसे कहा था मैं पेपर बनाते बनाते मैं अगर आप यहाँ कहेंगे ना मुझे क्लास में समझ आइए, तो मैं ज़रूर पूछूंगा उसमें से कि आपको समझ आ गई है ना? तो ठीक है, अब समझ आ गई तो समझ आई चीज़ से मैथमेटिक्स में क्या क्या मसला होता है। ये ऐसा थोड़ा जिसको याद करना है, कोई बायोलॉजी का सब्जेक्ट है जिसको याद करना था, नहीं। तो मैथ है, मैथ अगर आपको समझ आए तो 10 साल बाद भी पूछेंगे तो हो जाएगा, क्या इसमें प्रॉब्लम? पेपर बनाते बनाते मैं यही करता हूँ हमेशा। हाँ भी नियाज, आपने असाइनमेंट की थी जो मैं लास्ट टाइम दी थी? अगर नहीं की तो फिर कान पकड़ लो अपने, साथ वाले के ना पकड़ लेना, तुमसे कोई बाइद नहीं है। प्लीज़ साथ साथ असाइनमेंट किया करें, मैच्योर हैं, एडल्ट्स हैं। अगर अभी सवालों के जवाब नहीं ढूंढेंगे तो बाद में तो फिर नहीं मसला बनेगा ना आपके लिए, है ना? इसलिए बेहतर यह है कि अभी प्लीज़ करना शुरू कर दें। अच्छा, अगर आपको याद हो, मैं कुछ चीज़ें मैंने लास्ट लेक्चर में क्विकली मैं रिकैप कर देता हूँ विदाउट मैथमेटिक्स। मैंने कहा था कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए एक वेव पैकेट का होना ज़रूरी है। ग्रुप वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी से जब मेरी मुराद है तो पीरियोडिक फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और जो वेव नंबर, तभी तो नीचे वेव नंबर आया ना, तो इसलिए डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा के है। डायमेंशनली भी ये चीज़ बनती है ग्रुप वेलोसिटी। इस बात का सबूत है कि उसमें एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज मौजूद हैं, तभी तो आप चेंज इन फ्रीक्वेंसी और चेंज इन वेव लेंथ के हिसाब से डेरिवेटिव करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का विद रिस्पेक्ट टू द वेव नंबर। और आपने कहा था कि अगर मैं एक रिलेटिविस्टिक डोमेन में रह के मैं ग्रुप वेलोसिटी लूँ, तो हमने ये देखा था कि हम एक वेव पैकेट डिफ़ाइन कर सकते हैं। वेव पैकेट में दो सॉल्यूशंस हैं, प्लेन वेव सॉल्यूशंस हैं, वो उसके दो पार्ट्स हैं। एक है e टू द पावर माइनस आयोटा पी डॉट एक्स का, और एक है e टू द पावर प्लस आयोटा पी डॉट एक्स का। कल मैंने सिर्फ और सिर्फ वो पार्ट लिया था जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट था, ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट था जिसमें e टू द पावर माइनस आयोटा पी डॉट एक्स आता है। हमने ये कहा था एक वेव है जो एक्स एक आ रही है और उसके पास एक एनर्जी है और उसके पास एक 3 मोमेंटम है। टाइम के साथ जो पार्ट आता है वो एनर्जी था, और जो स्पेस के साथ पार्ट आता था वो मोमेंटम था। हमने सिर्फ और सिर्फ पहला पार्ट कंसिडर किया था, दूसरा पार्ट इग्नोर कर दिया था, और सॉल्व करके देखा था। जो की कॉन्सेप्ट्स थे उसके सॉल्व करने के वो ये थे कि हमने सबसे पहली चीज़ कैलकुलेट की थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको पता है, चूँकि साई के अंदर स्पिनर्स मौजूद थे, क्योंकि साई एक स्पिनर है तो राइट हैंड साइड पे भी एक स्पिनर होना चाहिए। इसका मतलब वो जो प्लेन वेव सॉल्यूशन आपने लिखा था बी ऑफ पी एक्स, बी ऑफ पी एंड एस ई टू द पावर माइनस आयोटा पी डॉट एस, उसके साथ आपको एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था ताकि लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों पे मैट्रिसेस बन जाएं या स्पिनर्स बन जाएं, जो वट एवर यू कैन से दैट। और मैंने ये कहा था कि अगर आप साई डैगर साई कैलकुलेट करें, उसे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट करें, तो वो आ जाता है बी मॉड स्क्वायर्ड। एंड इफ़ दिस साई इज़ नॉर्मलाइज्ड इन दैट रीजन, then the psi dagger psi d cube x integrated over this one d cube x आपको देता है b mod square sum over all spins, क्योंकि b में मोमेंटम भी है और स्पिन भी है। फिर मैंने आपसे कहा था कि नहीं, इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ये अच्छा, फिर आपने करंट कैलकुलेट की थी जो कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू है डिराक वेलोसिटी की, जो कि जे ऑफ के हमने कहा था। साई डैगर साई है, दरमियान में सी अल्फ़ा के आपने रखा था। जब आपने इसको सॉल्व किया था सी अल्फ़ा के रख के, तो आपने देखा था
कि बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इसमें एक मेन चीज़ थी गॉर्डन आइडेंटिटी। गॉर्डन आइडेंटिटी ये आपको बताती है दो साइज़ के दरमियान में अगर कोई गैमा मैट्रिसेस हो तो यू कैन ऑलवेज राइट इट इन टर्म्स ऑफ स्केलर प्लस अ स्पिन पार्ट। स्पिन से मेरी क्या मुराद है, स्पिन पार्ट या स्पिन पार्ट ही कह देना चाहिए कि उसमें सिग्मा म्यू न्यू आ जाता था। सो यू कैन राइट इट एज अ स्केलर प्लस सिग्मा म्यू न्यू टाइम्स समथिंग मोमेंटम, ताकि दोनों तरफ से इंडिसेस बैलेंस हो जाएं। इस तरह करके आप उसको लिख सकते हैं। ये आप लास्ट टाइम जब आपने इसको कैलकुलेट किया था जे को सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट को रख के, तो आपने देखा था कि जो जे आता है वो उसकी एक्चुअली ये सी अल्फ़ा है तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट ही होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर एक ही वेव है, ग्रुप वेलोसिटी है, आपको पता है ग्रुप वेलोसिटी कैन बी मैक्सिमम इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। फेज वेलोसिटी कैन बी लार्जर देन द स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज फेज वेलोसिटी वो है जिससे किसी वेव का वेव फ्रंट मूव करता है, दैट कैन बी लार्जर देन द स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन हमने ये कैलकुलेट करके देखा कि नहीं, ये आता ही लेस देन सी है। हालांकि कोई और चीज़ नहीं थी तो इसको सी के बराबर ही होना चाहिए ना। कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इट मीन्स द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दिस जे या फिर सी अल्फ़ा जो भी है इसको सी के बराबर होना चाहिए, लेकिन वो सी से कम थी। तो आपने कहा इसकी वजह ये है कि हम जो वेव पैकेट कंसिडर कर रहे हैं वो अधूरा वेव पैकेट है। हमें पता है उसके पास अगर एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी एक पॉजिटिव एनर्जी पार्ट है तो उसके पास एक नेगेटिव एनर्जी पार्ट भी मौजूद है, जो कि हमने इग्नोर किया हुआ है। मैंने वो लेके आपसे कहा था कि साई मॉड साई आप कैलकुलेट करें। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि साई क्या है। और अब आज के लेक्चर में जो चीज़ हम देखेंगे वो मैं चंद चीज़ें आपके सामने रख दूँ। आज के लेक्चर में एक चीज़ हम ये देखेंगे कि वो कौन सा ऐसा रीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी पार्ट जो है, नेगेटिव एनर्जी, पता नहीं क्यों मैं फ्रीक्वेंसी बार बार कह रहा हूँ, मैं नेगेटिव एनर्जी पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। क्या कोई ऐसी डोमेन है कि अगर उससे ऊपर हम काम करें तो नेगेटिव एनर्जी पार्ट की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर उससे कम पे काम करें, उस डोमेन के अंदर रह के काम करें तो नेगेटिव एनर्जी पार्ट की ज़रूरत है। तो आज सबसे पहले हम वो लोकलाइज्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे जिस लेंथ के ऊपर नेगेटिव एनर्जी कंट्रीब्यूशन जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगी। पहला आज के लेक्चर का गोल ये होगा। दूसरा आज के लेक्चर का जो गोल होगा वो ये होगा कि अगर उस रेंज में रह के हम कैलकुलेट करें चीज़ों को और हम एक पोटेंशियल अप्लाई करें और वो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो, तो क्या होता है, पार्टिकल आएगा, उस पोटेंशियल से गुजरने की कोशिश करेगा। अगर उसकी एनर्जी पोटेंशियल से कम है तो क्लासिकल कहती है कि वो नहीं जा सकेगा। जो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स भी यहाँ तक क्लासिकल के साथ किसी हद तक एग्री करती है, लेकिन कहती है नहीं, थोड़ा सा फिर भी क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना रहेगा, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो चले जाएंगे। अब अगर पोटेंशियल की तरफ चले जाएंगे, पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर लेंगे, लेकिन अगर वो पोटेंशियल बहुत हाई है तो इसका मतलब है अगर मैं एक सर्टन रीजन से दूर जाके देखूंगा तो मुझे कोई पार्टिकल नहीं मिलेगा, मुझे उस एक ख़ास लेंथ के अंदर अंदर ही पार्टिकल मिलेंगे। वो कौन सी लेंथ है और उस लेंथ के अंदर रह के अगर हम देखेंगे तो क्या जो हम चीज़ देख रहे हैं वही एक्चुअल चीज़ है या उसके अलावा भी उसमें कुछ शामिल है। तो यहाँ नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स का एक प्रॉब्लम आएगा जो आप देखेंगे कि हम कैलकुलेट करेंगे ट्रांसमिटिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी एंड दैट इज़ इक्वल टू 1। वो हमने पढ़ा हुआ है। ट्रांसमिटिविटी क्या होती है, ट्रांसमिटेड करंट डिवाइड बाय द इंसिडेंट करंट इसका मॉड्यूलस। रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड करंट डिवाइड बाय द इंसिडेंट करंट इसका मॉड्यूलस। और इंसिडेंट तो इंसिडेंट ही है। तो अगर आप इन सारों को ऐड करें तो जवाब 1 आना चाहिए। क्यों, पार्टिकल है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी, दिस डिफाइंस द टोटल प्रोबेबिलिटी विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। इंसिडेंट 1 है तो ट्रांसमिशन प्लस रिफ्लेक्शन को 1 होना है। लेकिन ये 1 इस तरह नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में होता है कि ना तो ट्रांसमिटिविटी 1 से बड़ी होती है ना रिफ्लेक्टिविटी 1 से बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों में से एक 1 से बड़ी भी हो जाती है। इसका मतलब अगर एक 1 से बड़ी हो रही है तो जितनी वो बड़ी हो रही है दूसरे को उतना ही नेगेटिव होना पड़ेगा, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग। तब जब दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब 1 अगेन 1 आएगा। लेकिन इसका मतलब है रिफ्लेक्टिविटी अगर 1 से बड़ी होगी तो कहाँ से इसने पार्टिकल लिए उसने कि वापस भी अपने साथ कुछ दौड़ा लिए, वो कहाँ से पकड़ लिए उसने। हालांकि पार्टिकल तो मानेंगे, पार्टिकल पैदा करने वाली मशीन तो सिर्फ एक तरफ लगी हुई है,
जो जहाँ पे आके टकराया वहाँ तो कोई पार्टिकल पैदा करने वाली मशीन है सिवाय पोटेंशियल के। तो हम देखेंगे कि ये वो जगह है जिस पे नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स बिकम्स प्रॉब्लमैटिक, और यही वो फिनोमेना, यही इसी लेंथ के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे कि जो फिनोमेना है ऑसिलेशन का पार्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के लेक्चर में और इस वीक के लेक्चर्स में हम ये दो टॉपिक्स करेंगे। पहले मैं स्पिन ज़ीरो पार्टिकल्स के लिए करूँगा, ये जो मैंने अभी ट्रांसमिटिविटी रिफ्लेक्टिविटी वाला कहा है, बाद में स्पिन हाफ पार्टिकल वाला करूँगा। मेरा ख्याल है इसको बंदे को ना वेक्टर के लिए भी देखना चाहिए कभी, तो स्पिन वन पार्टिकल के लिए भी देखना चाहिए, कभी करके देखना चाहिए कि उससे क्या बनता है, ठीक है ना। तो वो कभी चार्ज ना लें, अनचार्ज स्पिन वन पार्टिकल लें। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये फिनोमेना हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ देखेंगे, बट वन हैज़ टू लुक एट सच फिनोमेना इन द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड आल्सो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड की इक्वेशन भी हमें पता है। अगर इंटेंस ग्रेविटी हो तो हमें पता है कि जो वैक्यूम है वो वैक्यूम क्वांटम मैकेनिक्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ज़रा उसके लिए भी ये कैलकुलेट करके देखना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम इन द जनरल रिलेटिविटी अगर कोई करना चाहे तो। हाँ बिल्कुल। वेन एवर यू हैव एन इंटेंस ग्रेविटेशनल फील्ड यू ऑलवेज हैव दिस। ब्लैक होल, जो नो हेयर टू हेयर थ्योरम है ब्लैक होल का, गंजों से बाल आने तक का, वो एक्चुअली यही है कि द वैक्यूम इज़ नॉट द वैक्यूम, ऑर्डिनरी वैक्यूम जिसको हम समझते हैं। तो हाँ, मेरा ये ख्याल है कि किसी ना किसी को ये प्रॉब्लम करना, या किसी ने किया होगा, मतलब ये इतना आसान प्रॉब्लम होना चाहिए मेरा ख्याल है। मैंने तो किया नहीं है, लेकिन मुझे आता भी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर कोई बंदा सीरियसली इस प्रॉब्लम को करने वाला हो तो ये प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जितनी अच्छी आपकी अंडर ग्रेजुएट या अर्ली ग्रेजुएट फ़िज़िक्स होगी ना, उतने अच्छे प्रॉब्लम्स आप सोच के कर भी सकेंगे। हर बड़ा प्रॉब्लम करने के लिए छोटा प्रॉब्लम बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड होना चाहिए, वरना छोटे प्रॉब्लम भी बहुत बड़े बड़े लगते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि जो भी चीज़ें हैं, मैं इसलिए कहता हूँ आपको, बार बार कहता हूँ आपके भले के लिए, कि आप जो असाइनमेंट्स हैं वो ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर साथ साथ नहीं करेंगे तो फिर तो कोर्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। फिर तो पढ़ाने वाले को भी डिप्रेशन होता है और पढ़ने वालों को तो होना ही होना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने शुरू में कहा था, जो नॉन रिकॉर्डेड है, कि मेरे पिछले साल के एडवांस क्वांटम के लेक्चर में, मोरलेस 16वें लेक्चर में मैंने ये चीज़ें की थी वहाँ पर भी, क्योंकि मोरलेस, लेकिन वहाँ बहुत डिटेल से की थी कि वहाँ क्लास में बड़े कुछ एक्टिव स्टूडेंट्स थे। तो ठीक है, हमना ने इतनी अच्छी, शायद उस वक्त हमारे पास इतनी डिवाइसेस नहीं थी रिकॉर्ड करने की, आवाज़ कम हो गई, लेकिन उसका मैथमेटिक्स इसके निस्बत बहुत डिटेल होगा। तो आप साथ में इन पैरेलल वो लेक्चर भी जाके देख लें। मैं पहले सोच रहा था इस वीक के लेक्चर स्किप करके कहूँ वही डाल दें, फिर मैंने कहा नहीं, चलें थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन प्लीज़ वो लेक्चर देखिएगा। आप देखिएगा क्वालिटी ऑफ डिस्कशन ही उस क्लास की बहुत मुख्तलिफ होगी यहाँ से, क्योंकि वजह है कि आप सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा, वरना मैं कितनी चीज़ें अपने जहन में रख सकता हूँ कि हाँ पिछली दफ़ा मैंने ये, इतना मेरा हाफजा नहीं है, मैंने तो अभी क्या खा के आया हूँ, भूल गया हूँ कि पता नहीं क्या नाश्ता किया, तो इतना मेरा हाफजा नहीं है कि मैं आज से 2 साल पहले पढ़ाई हुई चीज़ याद रख सकूँ। तो सवाल आप पूछेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें वहाँ की याद आ जाएँ। लेकिन यह है कि अभी पूछ सकते हैं कोई सवाल अगर है तो, फिर मैं आगे चलता हूँ। कोई अगर क्वेश्चन है किसी का तो। मैंने जो लास्ट टाइम आपको दिया था, मैंने कहा था साई ऑफ एक्स एंड टी जो है वो है d3p ओवर 2 पाई h बार टू द पावर 3/2 e ओवर mc स्क्वेर्ड, इसका स्क्वायर रूट है mc स्क्वेर्ड ओवर e, mc स्क्वेर्ड ओवर e इसका स्क्वायर रूट है, b ऑफ ps u ऑफ ps e टू द पावर माइनस आयोटा p डॉट x। जब मैं डॉट लिखता हूँ तो 4 वेक्टर ही होते हैं, ओवर h बार प्लस d स्टार ऑफ ps v ऑफ ps और e टू द पावर आयोटा p डॉट x h बार। ठीक लिखा है जी मैंने, कुछ गलत तो नहीं लिखा? अच्छा, ये b ऑफ p एस एक नंबर, एक स्केलर है, d स्टार भी एक स्केलर है, ये एक मैट्रिक्स है या स्पिनर है, तो इसका मतलब है ये भी एक स्पिनर है।
ठीक है। और एक चीज़ मैं लिखना भूल गया था यहाँ पर, वो क्या है, सम ओवर दी स्पिन। मैंने आपसे ये कहा था कि सबसे पहली चीज़ आप ये कैलकुलेट करें, जो जस्ट कैलकुलेट इंटेग्रल d3x। अच्छा, मैं साई डैगर साई के में नहीं लिखूंगा अब उनके कि एक्स और टी का फंक्शन है, मुझे पता ही है, सेम एक्स के ऊपर है। फिजिकली इसका मतलब क्या है, ये लोकल फील्ड है, लोकल का मतलब है इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, एक्स के ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है, एक्स कुछ भी हो सकता है। पी के ऊपर बाइंडिंग है, पी कैन बी फ्रॉम 0 to infinity, इवन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, डजंट मैटर। लेकिन मुझे ये पता है कि जब भी कोई प्लेन वेव होती है तो ये नॉन नॉर्मलाइजेबल सॉल्यूशंस होते हैं। इनको नॉर्मलाइज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे एक वॉल्यूम में उनको बंद करना पड़ता है। इट मीन्स ये जो लोकल सॉल्यूशंस हैं दे आर लोकली ट्रैप्ड इन सम इंटीग्रेटेड ओवर सम वॉल्यूम। तो ये d3x वो वॉल्यूम है जिस पे मैंने इसको इंटीग्रेट किया। अब अगर मैं इसको -L से लेकर +L तक इंटीग्रेट करूँ देन यू कैन ईजिली कैलकुलेट इट। दिस इज हाउ यू नॉर्मलाइज द प्लेन वेव सॉल्यूशंस। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, x तो एक ही है, लेकिन मोमेंटम तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, उसको तो आप कुछ भी ले सकते हैं। सो यू कैन राइट इट एज d3p प्राइम ओवर। अच्छा, मैं अब डायरेक्टली करूँगा कुछ चीज़ें, जस्ट मैंने आपको लिख के दिखाना है, क्योंकि जिन लोगों ने असाइनमेंट नहीं की उनके लिए मुझे दोनों की स्पिन्स भी ज़्यादा रखनी पड़ेंगी। तो एस और एस प्राइम अंडरस्टूड है, एस की वैल्यू भी प्लस माइनस और एस प्राइम की वैल्यू भी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस एस प्राइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इसको ज़रब देते हैं ज़रा, क्या बनता है। मैंने साई डैगर साई किया था या साई डैगर किया था, साई डैगर साई किया था ना, क्योंकि साई डैगर, क्यों साई डैगर साई किया था मैं पूछ रहा हूँ। साई डैगर इज नॉट इक्वल टू साई डैगर साई। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स है, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है। साई डैगर विल मेक इट आ रो मैट्रिक्स, और जब आप इसको कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगा, क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो क्या आंसर आता है, तो चले पहले साई डैगर रख लेते हैं। तो इसका सारी टर्म्स का ज़रा सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो पहली टर्म आ जाती है बी डैगर पी एस बी ऑफ पी प्राइम एस प्राइम यू डैगर पी एस यू ऑफ पी प्राइम एस प्राइम। पहली टर्म क्या आ जाएगी यहाँ से, e टू द पावर आयोटा p माइनस पी प्राइम डॉट एक्स ओवर h बार। ये पहली टर्म आ जाती थी। दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, पहले मैं वो टर्म्स लिख लेता हूँ जो मुझे चाहिए होंगी। दूसरी टर्म ये आ रही है, तो आई हैव d ऑफ पी एस। अच्छा, यहाँ डैगर लिखते या स्टार लिखते मैटर नहीं करता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्केलर्स हैं। तो यहाँ बेशक आप डैगर लिखें या स्टार लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। d ऑफ पी एस d स्टार ऑफ p प्राइम s प्राइम v डैगर ps v ऑफ p प्राइम s प्राइम into e to the power minus iota p minus p prime dot x over h बार। ठीक है ना। अब मैंने क्या करना है, इस वाले का डैगर लेना है और इससे ज़रब देनी है, यही करना है ना। तो क्या आंसर आएगा उसका, प्लस बी स्टार, अच्छा यहाँ एस प्राइम है, बी स्टार वी एस, इसको इससे ज़रब देनी है, डी स्टार पी प्राइम एस प्राइम यू डैगर पी एस वी ऑफ पी प्राइम एस प्राइम इनटू, ठीक लिख रहा हूँ, इनटू ई टू द पावर आयोटा पी प्लस पी प्राइम डॉट एक्स ओवर एच बार। ठीक लिखा, कुछ गलत तो नहीं लिखा?
क्या कह रहे हैं? मैंने इसका डैगर लिया और अन डैगर से ज़रब दी। अन डैगर में स्टार है, इसके डैगर में स्टार आ जाएगा, दोनों स्टार वाली होंगी। स्टार वाली हैं तो तभी प्लस आ रहा है ना यहाँ, प्लस। मैं अगली बगैर देखे लिख सकता हूँ, इसी का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट सिर्फ यू और वी को रिप्लेस करना है। लेकिन मैं अगली लिख सकता हूँ डी ऑफ पी एस, क्यों, जब डैगर लूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा इससे, इनटू उसका दूसरे का अन डैगर है तो बी ऑफ पी प्राइम एस प्राइम इनटू जब मैंने डैगर लिया तो वी डैगर, बिल्कुल ठीक है, पी एस और यू ऑफ पी एस बिल्कुल ठीक हो गया, ई टू द पावर माइनस आयोटा पी प्लस पी प्राइम डॉट एक्स ओवर एच बार। वेरी गुड, थैंक यू, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत लंबा काम करना पड़ा लेकिन खैर है। लेकिन हमें यह बात पता है कि आई कैन राइट डी थ्री एक्स ई टू द पावर आयोटा पी, या बेशक प्लस माइनस हो, डजेंट मैटर, माइनस अगर यहाँ भी प्लस माइनस हो पी प्राइम डॉट एक्स ओवर एच बार। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर प्लस माइनस आयोटा ई प्लस माइनस ई प्राइम टी ओवर एच बार इंटू 2 पाई एच बार का क्यूब डेल्टा क्यूब ऑफ पी प्लस माइनस पी प्राइम। क्यों? क्योंकि ये 4 वेक्टर है, इसका 0th कंपोनेंट एनर्जी बनेगी, 3 कंपोनेंट जो है वो ई टू द पावर आयोटा पी माइनस पी प्राइम, तो वो डेल्टा फंक्शन बना देता है 2 पाई एच बार क्यूब। तो आपको पता है ना ये एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर या लॉरेंस फैक्टर में फ्यूचर में चाहिए होता है डायमेंशन के लिए। अच्छा चलें, अब यहाँ देखें ज़रा, ये कहता है कि पी और पी प्राइम बराबर हो जाएंगे। जब पी और पी प्राइम बराबर होंगे तो ई और ई प्राइम भी बराबर हो जाएंगे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो पी स्क्वेर्ड, ये बात आप याद रखिएगा, ई इज इक्वल टू पी स्क्वेर्ड प्लस पी स्क्वेर्ड सी स्क्वेर्ड प्लस एम स्क्वेर्ड सी 4, ई स्क्वेयर इसके बराबर है। इसका मतलब है अगर ई प्राइम क्या हो जाएगा, पी प्राइम स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेर्ड सी 4। इसका मतलब है अगर पी और पी प्राइम बराबर हैं तो ई और ई प्राइम भी बराबर हो जाएंगे। अब अगर ई और ई प्राइम बराबर होंगे तो इसमें आप देखें यहाँ तो नेगेटिव साइन है, यहाँ तो कुछ ज़ीरो आ जाएगा ई माइनस ई प्राइम से, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा। तो ये 2 टर्म्स तो बड़ी सीधी सीधी बन गई। और पी प्राइम अगर बराबर हो जाएंगे तो आपको पता है यू डैगर पी एस और यू पी एस तो 1 होता है, लेकिन अगर एस और एस प्राइम डिफरेंट हैं तो इसका मतलब है, आपको ये बात पता है ना कि यू डैगर पी एस u of p prime s prime, this was equal to delta of s s prime. Similarly, v dagger ps v of p prime s prime is also equal to delta s prime. All others are 0. ये बात आप याद रखिएगा, u dagger v is equal to 0, v dagger u इज इक्वल टू 0। एक का अपर कंपोनेंट है, एक का लोअर कंपोनेंट है, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे मैट्रिसेस तो जवाब 0 आएगा। लेकिन इररिस्पेक्टिव दैट ना कि मुझे मैं ये देखूं कि ये 0 है या नहीं है, या कैलकुलेट करूं, मुझे अगर एक चीज़ यहाँ नज़र आ रही है वो ये है, इस टर्म को अगर आप देखें, अब अगर p और p प्राइम बराबर हो जाएगा तो e और e प्राइम भी बराबर होगा। इवन दो ये 0 है, लेकिन मैं जस्ट इस टर्म को देखना चाह रहा हूँ, तो इसका आंसर आ नहीं जाएगा e टू द पावर 2 आयोटा e t ओवर h बार। इसका आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 2 आयोटा e t ओवर h बार। इसका मतलब यह है कि क्रॉस टर्म के साथ टाइम ऑसिलेशन ज़रूर होगी। क्रॉस जो टर्म्स हैं, इवन दो यहाँ पर तो ये 0 हैं, क्यों 0 हैं? क्योंकि इसकी वजह से 0 है, इस वजह से 0 हैं। तो जवाब क्या आ जाता है यहाँ पर, पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको। तो इसका मतलब है आप एक p प्राइम पे इंटीग्रेट कर देंगे, एक p पे इंटीग्रेट कर देंगे, सॉरी x पे इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा आएगा, p प्राइम पे इंटीग्रेट करेंगे तो सारे p प्राइम की जगह p आ जाएगा, और अगर ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो हर s प्राइम की जगह s आ जाएगा।
तो फाइनल आंसर आपका क्या बन जाएगा? योर आंसर बिकम्स, सो दिस इम्प्लाइज इज, अगर ये 1 के बराबर होता तो दिस इम्प्लाइज इज 1 इज इक्वल टू इंटेग्रल d3p समेशन ओवर s, यही मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, b ऑफ पी एस का मॉड्यूलस स्क्वायर्ड, क्यों? b स्टार b, p प्राइम p के बराबर हो गया तो s प्राइम s के बराबर हो गया, तो ये b पी एस बन गया, प्लस d ऑफ पी एस का मॉड्यूलस स्क्वायर, ये बन गया। ये ज़ीरो है टर्म्स, लेकिन ज़ीरो के अलावा मैंने आपको जस्ट ये एक चीज़ दिखानी थी कि इनके साथ टाइम ऑसिलेशन ज़रूर आती है। इसका मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन नॉन ज़ीरो होता, यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन, ये तो ज़ीरो है, ये तो मैंने गलत कहा कि ये कॉम्बिनेशन नॉन ज़ीरो था, यहाँ कोई ऐसा कॉम्बिनेशन होता जो नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक टाइम ऑसिलेशन आती, एक ऐसी चीज़ आती जो ऑसिलेट कराती पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी एम्पलीट्यूड्स को में एक दूसरे में, क्यों? बी करस्पॉन्ड करता है पॉजिटिव एनर्जी के एम्पलीट्यूड को, डी करस्पॉन्ड करता है नेगेटिव एनर्जी के एम्पलीट्यूड को, इसका मतलब है इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग बिटवीन द टू। ये यू डैगर और वी जो है, इनमें अगर मोमेंटम भी मुख्तलिफ होता भी है, इस तरह ज़ीरो ही होंगे मोमेंटम? नहीं, मोमेंटम मुख्तलिफ नहीं है ना, मोमेंटम मुख्तलिफ नहीं है ना, क्योंकि ये बनेगा यू डैगर पी एस वी माइनस पी एस प्राइम, तो ये ज़ीरो बनता है, इसको अगर सॉल्व करें तो उस कंडीशन की वजह से ज़ीरो हो रहे हैं, वरना ये ना ज़ीरो, वरना ये ना ज़ीरो होते, बिल्कुल, क्योंकि यू और वी ऑर्थोगोनल हैं एक दूसरे के। आपको पता है ना, इंडिपेंडेंट 4 सॉल्यूशंस थे ना, तो इट हैज़ 4 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, डिराक इक्वेशन हैज़ 4 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस को आपने यू लिखा था, 2 सॉल्यूशंस को आपने वी लिखा था। यू में एक स्पिन अप था जो 1 0 0 0 था अगर रेस्ट की बात करता, तो दूसरा 0 1 0 0 था। अब आप वी पे आते हैं तो वी में ऊपर वाले दोनों 0 थे, 1 0 नीचे था या 0 1 नीचे था, तो ये देखा जाए तो ऑर्थोगोनल ही बनते हैं एक दूसरे के। अगर ये यहाँ ऑर्थोगोनल है तो आपने बाद में स्पिन डाल के भी देखा था, तो सिग्मा डॉट पी आता था, दूसरे में माइनस सिग्मा डॉट पी आ जाना, तब भी ये 0 ही बनने थे। लेकिन मोमेंटम की कंडीशन होनी चाहिए, P इज इक्वल टू माइनस P, P इज इक्वल टू P प्राइम इज इक्वल टू माइनस P और P प्राइम इज इक्वल टू। जी ठीक है, बिल्कुल सही बात, ठीक, दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही है, वरना तो कैंसिल नहीं होंगे ना। लेकिन मसला यह है कि आपकी बात का जवाब देने के लिए बिल्कुल सही बात है, जब हमने एक्स पे इंटीग्रेट किया तो एक्स की इंटीग्रेशन ने मोमेंटम की इंटीग्रेशन पे एक कंडीशन इम्पोज कर दी, और वो कंडीशन ये है कि पी या तो 3 वेक्टर ऑफ पी या तो प्लस पी हो सकता है या माइनस पी हो सकता है। इसलिए मैं जब भी लिखता हूँ ना, अमूमन बुक्स में इस तरह लिखा होता है, मैं जब भी लिखता हूँ ना, जिन्होंने मुझसे कोर्स पढ़ा उनसे बेशक पूछ लें, मैं इसके ऊपर वेक्टर ज़रूर डालता हूँ। मैं जब भी लिखता हूँ हमेशा इस तरह लिखता हूँ कि पी वेक्टर, यहाँ भी मैं वेक्टर लिखता हूँ, अगर आप क्वांटम फील्ड थ्योरी के लेक्चर्स में देखें मेरे में तो। लेकिन बियॉर्कन एंड डुरेल कोई नहीं कहता ठीक है चलने दे, कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए। जब मैं यहाँ देखिए, जब मैं यहाँ D3 लिख रहा हूँ ना, तो अंडरस्टूड है ये 3 हैं सारे, कोई 4 नहीं है, ठीक है। लेकिन वेक्टर नहीं डालूंगा, लेकिन लिखूंगा यही। कोई क्वेश्चन किसी का? शाबाश, वेरी गुड। कोई सवाल? तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था। अब आप देखें, अगर आप इसको इग्नोर कर दें, देन यू हैव दिस इज इक्वल टू 1, इट्स परफेक्टली फाइन। कोई सवाल किसी का? मैं इन लेक्चर्स पे थोड़ा सा टाइम भी लगा लेता हूँ, मैं थोड़ा सा स्लो चलूँगा, क्योंकि जो पिछली दफ़ा किया था वो 2 में किया था, बेशक 3-4 लेक्चर में भी हो जाए, डजेंट मैटर। उसकी रीज़न ये है कि ये कोर है इस कोर्स की, क्योंकि यही चीज़ है जिसके लिए मैं ये कोर्स पढ़ाना चाहता था। बाकी तो सारी फिर पार्टिकल फिज़िक्स या क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स आ जाएगी ना, तो उसका तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई सवाल है किसी का यहाँ तक तो प्लीज़ पूछ लें। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई चीज़ मैंने गलत की हो? क्यों भाई?
सब ठीक किया? कहीं वो तो घर जाके देखेंगे ना आपने ठीक किया या नहीं किया। ठीक है ख़बाब, कोई चलूँ आगे? इजाज़त है। अच्छा, एक आखिरी चीज़ आप देख लें, वो है करंट। करंट है जे के। अब मैं ये छोटी सी एक चीज़ मैंने कर दी है, मैं क्विकली आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या करना है। अब मैं कैलकुलेट करूँगा प्रोबेबिलिटी करंट, और याद है इसी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लास्ट टाइम निकाली थी, वो क्या थी? डी क्यूब एक्स। मैं इसको लिख लेता हूँ ज़रा, मैं के ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ कि एक इंडेक्स है, चाहे तो नीचे लिखने, जहाँ मर्जी लिखना है लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ पे लिखना है। तो ये है d3x साई डैगर एक्स एन टी सी अल्फा के साया एक्स एन टी। आपको याद है लास्ट टाइम मैंने एक आइडेंटिटी लिखी थी जो कि पिछली दफ़ा ज़ीरो हो रही थी कुछ टर्म्स, अगर आपको याद हो। एक आइडेंटिटी थी जो मैं ख़ुद भूल जाऊंगा कि क्या थी। जब भी यू और यू डैगर यू के या वी डैगर वी के दरमियान में, जब भी साई डैगर साई के दरमियान में कोई गैमा आता था, दैन यू कैन ऑलवेज राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ पी प्लस पी प्राइम। और याद है ना आपको, आपने लास्ट टाइम एक आइडेंटिटी, गॉर्डन आइडेंटिटी देखी थी, वो मेरे पास अब लिखी नहीं हुई। मैं अपनी मेमोरी से थोड़ा सा लिख सकता हूँ, लेकिन शायद गलत लिखूँ, लेकिन कोई बात नहीं है। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है वो इस तरह थी कि साई डैगर अगर होता, दरमियान में गैमा आई होता और साई होता, देन दिस इज इक्वल टू, दिस इज समथिंग लाइक दैट, पी आई प्लस पी आई प्राइम अप टू द कांस्टेंट, खैर है कोई बात नहीं है, प्लस आयोटा सिग्मा आई न्यू पी न्यू प्लस पी प्राइम न्यू। मेरा ख्याल है ऐसी थी, ऐसी कोई आइडेंटिटी। मैं दूसरी तरफ दोनों, इधर भी साई डैगर भी आता था और इधर साई भी रह जाता था। यानी आप, यू कैन ऑलवेज एक्सप्रेस गैमाज इन द फॉर्म ऑफ द मोमेंटल। याद है ना आपको? याद है आपको ये बात? आप देखिएगा जो अभी हमने अपना कॉन्सेप्ट बनाया ना, वो कितना काम आएगा आपके। अभी जो चीज़ों जिनको आपने ज़रब दिया ना, उन्हीं पे रहिए, किसी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे जो काम अभी किया है थोड़ा सा जहन में रख के करें उसी चीज़ को। वो ये था कि जब साई डैगर की जगह आप जे ऑफ के कैलकुलेट करना चाहते हैं अगर, तो देखें ज़रा, आपको पता है ना सी अल्फ़ा के का ताल्लुक गैमा के से था, याद है ना? बीटा अल्फ़ा को हमने गैमा कर दिया था और यहाँ बार बना दिया था, आपको अगर याद हो तो। मैं जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैं लिख देता हूँ पिछली दफ़ा वाली, लेकिन मैंने ये किया था ना कि हमें ये पता है कि गामा ज़ीरो अल्फ़ा के जो है ये गामा के बराबर है, बीटा अल्फ़ा इज़ गामा। ये डेफिनेशन हमें पढ़ी हुई है हमने कि बीटा अल्फ़ा इज़ गामा। अच्छा, अगर जे के कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सी टाइम्स इंटेग्रल d3x d3p ओवर 2 पाई h बार का क्यूब d क्यूब। एक दफ़ा मैं पूरी चीज़ लिख लेता हूँ, बाद में गॉर्डन आइडेंटिटी की मदद से उसको देख लेंगे, करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिएगा आप, साई डैगर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? जो थोड़ी देर पहले साई लिखा था उसका डैगर लिखना है, तो बनेगा बी स्टार पी एस। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि मैं समझ लें इसको गैमा ज़ीरो से ज़रब दे रहा हूँ, सो आई कैन राइट इट एज बी स्टार पी एस यू बार पी एस। चलें, यू डैगर पी एस एक दफ़ा पहले लिख लेते हैं, एक दफ़ा लिख लेते हैं ज़रा, ई टू द पार, हाँ जी ख़बाब क्या होगा यहाँ पर, आयोटा पी डॉट एक्स ओवर एच बार प्लस डी ऑफ पी एस वी डैगर पी एस। एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ, बाद में लिख लूँगा, ई टू द पावर माइनस आयोटा पी डॉट एक्स ओवर एच बार। गुड, ठीक है ना?
अच्छा, अब आप देखें अगली टर्म क्या बनेगी, अल्फा के तो मैंने उधर ही रहने दिया। अब मैं लिखूंगा साई, तो साई किसके बराबर है, बी ऑफ पी एस, बी ऑफ पी प्राइम एस प्राइम यू ऑफ पी प्राइम एस प्राइम ई टू द पावर आयोटा पी प्राइम एक्स ओवर एच बार, लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि उसी का डैगर है ना ये, प्लस डी स्टार पी प्राइम एस प्राइम वी ऑफ पी प्राइम एस प्राइम। जी प्लीज़ बोल दीजिए, ई टू द पावर नहीं, अभी मैंने लिखी नहीं ना काम, अभी तो मुझे हाँ अभी अल्फा की है ना। अच्छा, एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है, वो है समेशन ओवर एस एन एस प्राइम। अच्छा, अब अगर मैं गामा ज़ीरो से इसको ज़रब दे दूं तो देखिए क्या बनेगा। मैं इस तरह करता हूं, अगर इसको मैं गामा ज़ीरो से ज़रब दे दूं तो मुझे गामा ज़ीरो से तो नहीं, गामा ज़ीरो के स्क्वायर से ज़रब देना पड़ेगा ना। इसका मतलब है एक गामा ज़ीरो तो मैं इसके पास रखूंगा, एक गामा ज़ीरो इन दोनों को दे दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या कर सकता हूं, नेक्स्ट स्टेप पे मैं ये कर सकता हूं कि यहां से डैगर हटाता हूं, यहां से भी डैगर हटाता हूं, यहां से ये चीज़ हटाऊंगा तो यहां पर आ जाएगा गामा के। अच्छा, बाज़ औक़ात ना नीचे सी अल्फ़ा के में गामा का इंडेक्स ऊपर होता है, उसके बारे में मैं अब वरी नहीं कर रहा कि कहाँ पे इंडेक्स है कहाँ पे नहीं, मुझे कोई इसमें कोई टेंशन नहीं। मुझे कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर भी यू बार आ जाएगा, यहाँ वी बार आ जाएगा। अब आप गॉर्डन आइडेंटिटी रख सकते हैं यू बार यू की भी, वी बार वी की भी, लेकिन उससे पहले आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि यू बार यू और वी बार वी की गॉर्डन आइडेंटिटी रख के, पहला पार्ट मैंने लास्ट टाइम किया हुआ है, मैं आपको एक के स्टेप्स बता देता हूँ जो बनते हैं, उसके बाद दूसरे के मैं लिख दूंगा। आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने जब किया था, तो मैं ज़रा क्विकली आपको बता देता हूँ जो स्टेप्स मैंने किए थे वो वाले। अच्छा, एक फैक्टर हम भूल रहे हैं, अगर आपको याद हो तो स्क्वायर रूट वाला, वो मुझे बड़ा बुरा लगता है हर दफ़ा। एम सी स्क्वेयर्ड ओवर ई एम सी स्क्वेयर्ड ओवर प्राइम, ये यू यू बार की नॉर्मलाइजेशन में आ जाता था तो कट जाता है। आपने देखा मैंने उधर भी डेल्टा एस एस प्राइम में लिखा था, क्योंकि मैं इसको इस तरह नॉर्मलाइज समझता हूँ कि ये 1 है। हाँ, मैं इसको फैक्टर आउट करके कहता हूँ ये 1 ही है। अच्छा, अगर आपको याद हो लास्ट टाइम मैंने लिखा था इसको कि गॉर्डन आइडेंटिटी से नीचे 1/2, जो मैं नहीं कह रहा था नीचे के कांस्टेंट फैक्टर आना चाहिए। आप देखिए वो कैसे बैलेंस होगा, इसके डायमेंशंस क्या बनते हैं, मोमेंटम के तो 1/2m से डिवाइड करते थे ताकि काइनेटिक एनर्जी बन जाए। तो आपको याद होगा इधर लास्ट टाइम 1/2m का फैक्टर भी लिखा था आपने, ताकि काइनेटिक एनर्जी बन जाती। इधर अगर वेलोसिटी है तो इधर भी p/2m जो है वो वेलोसिटी ही बनती थी। तो ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था। कोई इसमें पिछली दफ़ा जो चीज़ें मैंने कैलकुलेट की थी, अगर वही स्टेप्स आप फॉलो करें तो आप साबित कर सकते हैं कि इसका जवाब मैं कर दूँ, स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ बस देख लें, क्विकली देख लें, कोई ऐसा प्रॉब्लम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे बाय द वे। 2 डेल्टा फंक्शंस पे आप गौर करें ज़रा। एक इस डेल्टा फंक्शन पे गौर करें, 2 पाई क्यूब डेल्टा क्यूब ऑफ पी वेक्टर माइनस पी वेक्टर प्राइम, और एक डेल्टा फंक्शन आपने थोड़ी देर पहले लिखा है, अगर एच बार भी है यार, 2 पाई एच बार का क्यूब डेल्टा क्यूब ऑफ पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर। यही 2 बने थे ना लास्ट में भी। क्यों? इनके साथ अगर आप देखेंगे, जब आप इसको इससे ज़रब देंगे तो इनका तो ताल्लुक गैमा से नहीं है ना। इसका मतलब है फैक्टर आएगा 2 आयोटा ई टी ओवर एच बार या -2 आयोटा ई टी ओवर एच बार, और वो किन के साथ आएगा, जिनमें p = -p प्राइम है। अब आप सिर्फ एक चीज़ पे गौर रखें, जो मैं बात आपसे अभी कहने लगा। अगर आप p = p प्राइम रखेंगे तो क्या जवाब आएगा? अच्छा, यहाँ माइनस है भाई, वरना पकड़ा जाना था। अगर p और p प्राइम बराबर हो जाएंगे इससे, तो आप देखें ये टर्म 0 हो जाएगी ना। लास्ट टाइम भी यही 0 थी, लेकिन अगर p माइनस p प्राइम के बराबर होगा तो ये तो डेफिनेटली 0 हो जाएगी। तो लास्ट टाइम हमने इस डेल्टा फंक्शन को रख के पॉजिटिव एनर्जी वाला करंट कैलकुलेट किया था।
उसका मैं आंसर लिख देता हूँ, बाकी दो टर्म्स मैं बाद में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन में कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। सो दिस बिकम्स, सिर्फ एक चीज़ है यहाँ से एक्सप्लेन करनी है, D3P समेशन ओवर, मैं ख़ुद भी भूल जाऊँगा क्या क्या है लिखा हुआ है, समेशन ओवर S B ऑफ PS का मॉड्यूलस स्क्वायर्ड प्लस, देखिएगा आपके सामने बिल्कुल नज़र आएगा आपको कि यही लिखा हुआ है, D ऑफ PS का मॉड्यूलस स्क्वायर P के C स्क्वायर्ड ओवर M। याद है यही आया था लास्ट टाइम, अगर आपको नहीं भी याद तो ओवर E था, रादर MC स्क्वायर तो कैंसिल हो रहा था ना, ओवर E था ना, क्यों, इससे ना MC स्क्वायर से C स्क्वायर आ गया था, उधर M से कैंसिल हो गया था, तो ये आंसर आता था उसका। 2M क्यों नहीं आता था, P और P प्राइम बराबर हो जाते थे, यहाँ 2P आ जाता था, ये तो हो ही ज़ीरो जाता था। इस टर्म का थोड़ा सा मैं आपको याद करा देता हूँ, आपको याद है ये इसके बराबर थी, सिग्मा I न्यू P न्यू माइनस P न्यू प्राइम वाज इक्वल टू सिग्मा I0 PI0 या P0 माइनस P0 प्राइम प्लस सिग्मा IJ PI माइनस P प्राइम J। और आपको याद अगर P0 प्राइम के बराबर, अगर PI प्राइम के बराबर था, ये भी ज़ीरो था, लेकिन एनर्जीज भी बराबर थी, तो ये ज़ीरो हो रहा था। इसलिए कोई ऐसी टर्म ऐसे कॉम्बिनेशन में नहीं आ रही थी जिसमें B और B ज़रब खा रहे थे और D और D ज़रब खा रहे थे, ये बात आपको याद है। अब काम उलट जाएगा। इस टर्म के बारे में क्या ख्याल है आपका, हाथ खड़ा करके बताना है, बेशक गलती भी हो तो कोई फिक्र नहीं करनी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं चाहता हूँ आप एक बोल्ड गेस करें, ठीक है। आप में से कितने लोग मेरे से एग्री करेंगे कि ये मैंने ठीक लिखा है, प्लस आयोटा C समेशन अपॉन S एंड S प्राइम B स्टार माइनस PS D स्टार PS प्राइम e to the power 2 iota P0 X0 over H bar U bar माइनस PS सिग्मा, अच्छा मैंने जिस तरह कहा था आपको K0 V ऑफ P प्राइम S प्राइम माइनस आयोटा C, एक लिख लें दूसरी लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, S एंड S प्राइम। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, इसमें कोई काम करने वाला हालांकि है नहीं है, लेकिन बहुत लंबा हो गया ना। हाँ खैर, जी जी क्या कह रहे हैं, सॉरी, बस ये ना बस ये D3P पे इंटीग्रेशन सारे पे है, मैं S प्राइम लिखूँगा यहाँ पर। खैर ये वैसे लग रहा है मुश्किल है देखना, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने क्रॉस टर्म में क्या कहा था कि P वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर प्राइम है, याद है ना आपको। इन क्रॉस टर्म्स के अंदर ये दिस कम्स इन क्रॉस टर्म्स, तो इसको करने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्विकली हम देख सकते हैं ना और वही मैं मैथमेटिक्स अब आपको करके दिखाने लगा हूँ। इन टर्म का P माइनस P प्राइम के बराबर होगा तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा अगर आप इसमें देखें P अगर माइनस P प्राइम के बराबर होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगी, एक ही टर्म बच जाएगी जो कि ये थी, ठीक है ना। वो मैंने लिखी हुई है अगर आप देखें तो सिग्मा K0 वाली, ठीक है। तो एनर्जी वाले से एनर्जी कैंसिल हो जाएगी, एक टर्म आ गई। अच्छा ये कैसे फैक्टर आता था, एक्सपोनेंशियल के साथ। क्यों, क्रॉस टर्म में P और P प्राइम को जब बराबर रखते थे तो प्लस 2 आयोटा ET आ जाता था और माइनस 2 आयोटा ET आता था। आपको शायद ये फैक्टर इतना सरप्राइजिंग ना लगता हो। इसका मतलब है जब आपने वेव पैकेट को इंटीग्रेट किया, जब वेव पैकेट को लेके करंट निकाली
तो आपने ये देखा कि एक तो ऑर्डिनरी वही फैक्टर आता है जो प्रोबेबिलिटी वाला फैक्टर था, उसके साथ स्टैंडर्ड काइनेटिक एनर्जी टर्म आती है पी के सी स्क्वायर्ड ओवर ई टाइप, वेलोसिटी टर्म आती है, प्लस एक टर्म ऐसी भी आती है जो अजीबो गरीब सा काम कर रही है, और वो जो अजीबो गरीब सा काम कर रही है टर्म वो ये वाली है तो उसके साथ सी, स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब है तो रिलेटिविस्टिक फिनोमेना, अगर सी ना होता तो ये टर्म ना होती। आप इसको थोड़ा सा इंट्यूटिवली देखें ज़रा, मैं इस टर्म की इंट्यूशन आपको देना चाह रहा हूँ, और जो आपको एक असाइनमेंट दी थी ना मैंने कुछ अर्सा पहले, ये उससे बड़ी मिलती जुलती है। इस फैक्टर को ज़रा देखें, इसको e टू द पावर 2 आयोटा p0 x0 ओवर h बार, ये क्या लिखा हुआ है? p0 किसके बराबर है? e बाई सी के, याद है ना आपको, और ये लिखा हुआ है e टू द पावर 2 आयोटा ई टी ओवर h बार। ठीक है, क्लियर ये बात? जरा इन दो फैक्टर्स को भी साथ में मिला के देखें। इसका मतलब आप लिख सकते हैं b स्टार पी एस जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था, इन टू ई टू द पावर आयोटा ई टी ओवर h बार। सिमिलरली यू कैन राइट b स्टार पी एस इवन जो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे था, इन टू ई टू द पावर आयोटा ई टी ओवर h बार। Exactly, this is just like the time evolution in a relativistic case. अगर EMC स्क्वेयर्ड के बराबर होता, रेस्ट मास भी होता, तब भी ये इवॉल्व होता टाइम के साथ। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा बी बन गया है जो टाइम डिपेंडेंट है अब, और ये एक ऐसा डी बन गया है जो अब, और आपको पता है जब कोई चीज टाइम डिपेंडेंट बन जाती है तो उसकी एक्सपेक्टेशन, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूटेशन बन जाता है। याद आपको मैंने अल्फा का हैमिल्टोनियन के साथ जब आपको कहा था तो क्या जवाब आया था? मैंने कहा था कोई ना कोई चीज़ आती है जो MC स्क्वायर्ड के प्रोपोर्शनल आती है। तो एग्जैक्टली वही जो अल्फा की टाइम डिपेंडेंस है ना, वो वक्त के साथ अब आपको B में नज़र आ रही है। नाउ योर B इज़ टाइम डिपेंडेंट। तो जो अल्फा से फिजिक्स आपने निकाली थी वो यहाँ B से भी निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिक्वेंस है। बयॉर्कन एंड ड्रेल में ये नई चीज़ लिखी हुई, क्योंकि मैं गलत भी कह सकता हूँ, लेकिन ये मेरी अपनी इंट्यूशन है कि ये चीज़ लिखी हुई है दैट जो वो कोएफिशिएंट जो स्टेशनरी स्टेट के लिए था, जो t इज इक्वल टू 0 पे था, यू हैव कैलकुलेटेड इट फॉर एट t इज इक्वल टू t। ये तो एक चीज़ है। इसका मतलब है कि b और d वाली टर्म्स आपस में कंटिन्यूसली एक दूसरे में चेंज हो रही हैं। कुछ b में है, कुछ d में है, कंटिन्यूसली देयर इज एन ऑसिलेशन। इसका मतलब अगर आप इस ऑसिलेशन को देखें तो वो क्या है जी? वो ये है कि इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की। वो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? सिर्फ एक चीज़ आप इसमें से देख लीजिएगा, वो ये है कि 2 टाइम्स P0C ओवर h बार। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि ये यही चीज़ लिखी हुई है ना, विच इज़ इक्वल टू 2E ओवर h बार। E ओवर h बार अगर ये होती, अगर इसकी वैल्यू जो है ग्रेटर हो अगर MC स्क्वेयर्ड ओवर h बार से। क्यों मैं कह रहा हूँ? MC स्क्वेयर तो रेस्ट मास एनर्जी थी ना। इसका मतलब है अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन है इससे, तो ये टर्म हमेशा कंट्रीब्यूट करेगी ना। ये है क्या चीज़ लिखी हुई बाय द वे? ये क्या चीज़ है? MC स्क्वेयर ओवर h बार। अगर आप इसको ये देखें ना थोड़ा सा लिख के कि दिस इज इक्वल टू MC ओवर h बार इंटू C, है ना? हाँ, एग्जैक्टली। तो ये इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, मैं 2 का फैक्टर नहीं लिख रहा यहाँ पर, लिखना चाहें तो यहाँ पे 2 लिखने के E की जगह मैंने MC स्क्वायर पुट किया, डजंट मैटर। अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें ना, जो फ्रीक्वेंसी बनती है, क्यों मैं कह रहा हूँ फ्रीक्वेंसी बनती है? क्योंकि h बार के डायमेंशन होते हैं एनर्जी इनटू टाइम के। एनर्जी से एनर्जी के डायमेंशन खत्म हो गए, नीचे 1 ओवर टाइम के डायमेंशन रह गए। 1 ओवर टाइम के डायमेंशन का मतलब है कि दिस इज अ फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन किसकी? बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। और इसकी जो वैल्यू बनती है, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर
21 per second. Huge. It is oscillating very very fast between the two. जिस तरह शायद की मक्खी के पर नहीं आपको नज़र आते हैं. It's just like that. That is why इसके लिए एक जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है, वो है, उसके जर्मन में लफ्ज़ जो है ना बड़े बड़े होते हैं, तो इसलिए जी क्या होता है, क्या लफ्ज़ है? ज़िटरबेवगुंग. कौन सा किसी को जर्मन आती है यहाँ? खैर लेकिन यही मतलब, इसको कहते हैं थ्रम्बलिंग. इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली थ्रम्बलिंग बिटवीन पॉजिटिव, दिस सोल्यूशन इज कंटिन्यूसली थ्रम्बलिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और उसके जो हिलने की फ्रीक्वेंसी है वो वेरी वेरी हाई है. इसका मतलब ये है कि इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है, तो जिस लेंथ पे अगर आप उस लेंथ पे चले जाएं तो शायद ये चीज़ें आपको नज़र आएँ. तो ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स चूँकि mc² पे है नहीं है, इसलिए ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती. थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो मैंने स्किप किया, लेकिन मैंने आपको सारे मैथमेटिकल टूल बता दिए यहाँ पर कि कैसे करनी है. अब कोई चीज़ रह नहीं गई थी करने के लिए, तो मेरा ख्याल है अब आप ये कर सकते हैं, कोई इसमें कोई डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए. बिकॉज यू हैव नो इंक्लूडेड एवरी सिंगल थिंग. कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं रह गया, आपने इसमें सब कुछ शामिल कर लिया है. ये है, फिर उसमें प्लस ये टर्म्स हैं, आप तो कोई चांस ही नहीं लगता. नो, आपने उस वक्त कैलकुलेट करके देखा था, उसके साथ सी आ जाता था, आपको याद है? नहीं, जब आपने कैलकुलेट किया था d∝/dt से भी, तो आप वहाँ देखें सी आ जाता था. तो इसलिए इसकी भी एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो मसला हल हो जाएगा वो. ठीक, अब तो जो भी हो, हमें कोई मसला नहीं ना. अब तो सी से कम भी हो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आपने पूरा वेव पैकेट शामिल किया है. पहले तो हम कह रहे थे नहीं एक ही सोल्यूशन है, नॉन रिलेटिविस्टिक टाइप है. नॉन रिलेटिविस्टिक सोल्यूशन है तो फिर तो सी होना चाहिए था. इक्वल टू सी होना ज़रूरी नहीं है, उसको तो सी के बराबर होना ही चाहिए था. क्यों? क्योंकि एक ही सोल्यूशन था, दूसरा तो कोई था नहीं. तो यहाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है अज़हर का. मैं ये नहीं कह रहा कि सी के बराबर होगा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें एक इंटरफेरेंस टर्म भी आ रही है. आप अगर स्पीड ऑफ लाइट, ग्रुप वेलोसिटी कैन बी स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन अगर है तो ये कंप्लीटली एग्रीड है हम इस पे, क्योंकि हमने सारा सोल्यूशन शामिल किया, जबकि वहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन शामिल नहीं किया था. वहाँ तो एक ही पार्ट लिया था, तो उसको तो होना ही सी के बराबर चाहिए था. जी, फोटोन के लिए तो ये होल्ड ही नहीं, ये वो तो सब कुछ बदल जाएगा ना, उसके लिए अलजबरा बदल जाते हैं. हाँ नहीं, मैसिव भी हो तो गामा नहीं होगा ना उसमें. जब गामा नहीं होगा तो गॉर्डन आइडेंटिटी नहीं होगी. गॉर्डन आइडेंटिटी इज आइडेंटिटी. हाँ, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाउ अबाउट स्पिन 3/2 स्पिनर के लिए कैसे कैलकुलेशंस होंगी ये सारी की सारी, उसके लिए फिनोमेनास कैसे होंगे? नहीं, स्पिन 3/2 के लिए रीटा श्विंगर टेंसर्स होते हैं, वो गिवन है टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन करना चाहिए, करके देखना चाहिए स्पिन 3/2 में क्या बनता है. ये अच्छी एक्सरसाइज है. जी, क्योंकि गामा मैट्रिसेस हाफ इंटीजर के अलजबरा से थे ना, तो स्पिन 3/2 के लिए भी u/u लिखे जा सकते हैं, लेकिन वो चूँकि उनमें एक इंडेक्स भी होगा म्यू जो उसको करस्पॉन्ड करता है, तो राइट हैंड साइड पे म्यू डिपेंडेंट इंडेक्स भी आएंगे, उसको कहते हैं रीटा श्विंगर टेंसर. एग्जैक्टली. हम देखें, मेरा ये मानना है कि अगर आप इस लेंथ पे हों, दिस इज योर लेंथ ना, लेट्स कॉल दिस एज, लेट्स डिफाइन अ लेंथ LC. LC इज h/mc. है तो लेंथ ही ना, ये है तो लेंथ ही ना, ये डायमेंशन ठीक है. कुछ लोग इसको लैम्डा लिखते हैं, इसका मतलब है C/L है ना, तो जब C/L है तो ये फ्रीक्वेंसी बनती है ना. इसका मतलब है ये वो लेंथ है जिसके अंदर अगर आप हों तो आपको ऑसिलेशंस नज़र आती हैं. ये बहुत अच्छा सवाल है बाय द वे. ब्राउनियन मोशन इज़ अ रैंडम मोशन. ये मोशन नहीं है, ये ऑसिलेशन है. ब्राउनियन में तो चीज़ें घुल जाती हैं, आप इंक डालते हैं तो इंक घुल जाती है,
सिर्फ ऑसिलेशन काफ़ी नहीं, अगर ऑसिलेशन होती तो पत्ते को रखते तो हिलाती रहती। मीन फ्री पाथ कैलकुलेट किया था, ये सिंगल पार्टिकल है ये फ़र्क है ना, वहाँ तो एवोगाड्रोस नंबर की बात है ना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको यहाँ पर, क्या ख्याल है? तो नेगेटिव एनर्जी के सॉल्यूशंस के एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है ये वाली चीज़। तो अभी इसमें मज़ीद आते हैं थोड़ा सा। कौन सी? नहीं, मैंने तो यहाँ से ये इन्फर करने की कोशिश की ना, मैंने कहा कि MC/H बार जो है कोई ना कोई लेंथ बनती है, ये लेंथ के डिमेंशंस रखती है ना। इसका मतलब है, मैंने कैसे कहा ये लेंथ के डिमेंशन रखती है, क्योंकि C/L जो है इट हैज़ अ डायमेंशन ऑफ 1/2। इसका मतलब है ये जो लेंथ है, अगर MC/H बार का कोई ऐसा कॉम्बिनेशन, ये वाला जो ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि फ्रीक्वेंसी में कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻21 में, इसका मतलब है इस लेंथ के अंदर रह के जब रिलेटिविस्टिकली चीज़ों को देखते हैं तो आपको नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप नाउ यू हैव टू कंसिडर द नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन। क्यों? अगर चलें इसको इस तरह सोचते हैं, नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस सॉरी उस वक्त कारआमद होंगे जब आप इस लेंथ के अंदर होंगे जो H/MC है। इस लेंथ के अलावा कहीं और हैं तो फिर ये नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस किसी काम के नहीं हैं, फिर आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब मैं इसको मोर रिगरसली प्रूफ कर देता हूँ। ठीक है, यही सवाल था। ठीक, हाँ, बड़ा खूबसूरत एक्सपेरिमेंट हुआ, बल्कि कई दफ़ा। छोड़े एक्सपेरिमेंट्स को, एक फिनोमेना है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो ये बताएं, यहाँ ये तो ठीक है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ऑलराइट, मैथमेटिक्स जाके प्लीज़ फिलअप करना है आज ही। मैं हमेशा कहता हूँ कि बगैर प्लेट्स के भी देखा गया ये, लेकिन चलें फ़र्ज़ करते हैं कैसिमिर इफेक्ट्स की बात करो। दो इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड रखें दो प्लेट्स के दरमियान, वैक्यूम क्रिएट करें, प्लेट्स को करीब लाते जाएं। आपने प्लेट को जोड़ा नहीं, लेकिन अगर बहुत करीब ले आए हैं तो एकदम से स्पार्क पैदा हुआ। जब स्पार्क पैदा हुआ तो इसका मतलब है वहाँ तो आइडियली वैक्यूम था, वैक्यूम से क्या चीज़ पैदा हुई फिर? इसका मतलब वैक्यूम में कोई पार्टिकल एंटी पार्टिकल थे, पार्टिकल एक तरफ चल पड़े, एंटी पार्टिकल दूसरी तरफ पर चल पड़े। ये फिनोमेना आप ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। क्यों? इस लेंथ के ऊपर जाते थे। दिस इज नोन एज अ कॉम्पटन्स लेंथ। आपको पता है ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स की अपनी डोमेन है, इसकी अपनी डोमेन है। MC भी मोमेंटम ही है, देखा जाए तो MV की तरह की चीज़ है ना। क्या ख्याल है? मोमेंटम MV होता है ना। अगर यही लेंथ आप क्वांटम मैकेनिक्स में देखते हैं तो आप कहते हैं लैम्डा इज इक्वल टू H/P। यही कॉम्पटन लेंथ देखते हैं तो H/P की जगह सिर्फ V की जगह C लिख दिया आपने, MC। लेकिन C लिखने का नुकसान ये हुआ है कि C बहुत बड़ा है, तो लेंथ बहुत छोटी हो गई है। इसका मतलब यह है कि मैं अब यहाँ से एक नतीजा अखज़ कर सकता हूँ कि अगर मैं λ/λc कैलकुलेट करूँ तो ये किसके इक्वल बनेगा? बिल्कुल किसके? इसका मोमेंटम ऊपर चले जाएगा, उसका नीचे आ जाएगा। या चले मैं ये कैलकुलेट करता, λc/λ, तो क्या बन जाएगा ये? दिस इज प्रोपोर्शनल टू V/c। अब आप देखें, अगर तो आप डी ब्रॉय वेव लेंथ पे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कॉम्पटन वेव लेंथ पे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम है, बिकॉज देन द स्पीड ऑफ लाइट इज़ देयर। और अगर स्पीड ऑफ लाइट ये है ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि सप्रेशन है इस फैक्टर से। अगर आप ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स में देखें तो लैम्डा इज λc ओवर जो भी बनता है, यानी V/c से सप्रेस्ड है लैम्डा, लेकिन वैसे ये V/c से सप्रेस्ड नहीं है। तो वो सॉल्यूशंस जो नॉन रिलेटिविस्टिक हैं उनमें नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस की ज़रूरत है। ठीक है, मैं मोर रिगरसली इसके ऊपर आता हूँ। यही सवाल था आपका। ठीक, मैं इस पर मज़ीद आता हूँ। यहाँ तक तो समझ आ गई ना आपको? यही मैंने आपको dα/dt से प्रूफ करने के लिए दिया हुआ था बाय द वे, कि आप निकाल के दें मुझे ये रख के कि e⁻²MC² h आता है। एग्जैक्टली यही चीज़ प्रूफ करनी थी आपने। पेपर में भी दिया था ना मैंने, कि नहीं दिया? नहीं दिया पेपर में? अच्छा,
जी जी नहीं 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 आइगन स्टेट ना भी हो, वी कैन ऑलवेज राइट इट एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की मदद से आइगन स्टेट्स लिख सकते हैं, देन दे मेक अ स्टेशनरी स्टेट, यू कैन ऑलवेज इवॉल्व इट, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर वो आइगन स्टेट हो तब वो स्टेशनरी स्टेट बनाएगा, अगर हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट नहीं है तब वो टाइम के साथ इवॉल्व करेगा। हाँ हाँ लेकिन यहाँ पर हैमिल्टोनियन सेम ही है, लेकिन फिर भी जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन है वो इवॉल्व कर रहे हैं टाइम के साथ। तो क्या इसका ये मतलब है कि मतलब हैमिल्टोनियन एक होने के बावजूद ये ऐसे करें, या फिर जैसा आपने कहा कि वो वैक्यूम वाली चीज़ भी है, तो जो हम समझते हैं कि हैमिल्टोनियन जहाँ पर सेम रह रहा है वो भी एक्चुअली वैक्यूम के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। हैमिल्टोनियन तो एनर्जी है ना, हैमिल्टोनियन तो एनर्जी है वो, तो वैक्यूम की मेजर जितनी मर्जी कर लें विद रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम ही मेजर होगी नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इंटरैक्ट से मैं मुराद नहीं समझा कि क्या है। कांस्टेंट नहीं था, अल्फा का फंक्शन था, अल्फा डॉट पी था, कांस्टेंट तो नहीं था ना। हैमिल्टोनियन में एक मैट्रिक्स था तो प्रॉब्लम था ना, क्योंकि अल्फा अल्फा के साथ कम्यूट नहीं करते है ना, अल्फा आई अल्फा जे तो 2 टाइम्स डेल्टा आई जे होता है ना, कम्यूट एंटी कम्यूट करते नहीं करते थे ना वो तो इसका मतलब है वहीं से तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ हैमिल्टोनियन वहाँ की तरह का नहीं है पी स्क्वायर ओवर 2m वाला, यहाँ हैमिल्टोनियन के अंदर एक मैट्रिक्स मौजूद है। और नहीं हैमिल्टोनियन की फॉर्म ही ऐसी है ना, डिराक हैमिल्टोनियन की फॉर्म ही ये है कि अल्फा डॉट टी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर्ड। अब जब आपने इसको अल्फा के साथ इसका कम्यूटेशन लिया तो जवाब ज़ीरो नहीं था, नॉन ज़ीरो था तो वही टाइम एवोल्यूशन आई, और वही टाइम एवोल्यूशन जब आपने वेव पैकेट लेके देखा तो आपको नज़र भी आई है, बी और डी जो पहले टाइम इंडिपेंडेंट थे वो टाइम डिपेंडेंट बन गए। ठीक है निशात या नहीं, अभी भी नहीं ठीक, लो बताएं। कोई सवाल और जी किसी का हो तो प्लीज़। मैंने अपना चाक का रख दिया, या आज डस्टर में नहीं मिला तो आज ये है ना। ओ ये बहुत ही गंदा है, मुझे लगता है मैंने ऐसे नाक पे हाथ मारना है ना, कल फिर छुट्टी करनी है। अच्छा मैंने अभी एक बात की थी कि मैंने कहा था कि वेव पैकेट है तो जी हाँ बोलिए। बिल्कुल सही, हमने कहा वेव पैकेट है, वेव पैकेट में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी फ्रीक्वेंसी की बात है। थोड़ी सी और क्वांटम मैकेनिक्स करते हैं, ऑर्डिनरी क्वांटम। जब मैं क्वांटम मैकेनिक्स कहता हूँ तो उसका मतलब होता है ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स। और वो ये करते हैं कि आपको याद है कि वहाँ पर भी हमने वेव पैकेट को लोकलाइज किया था, याद है ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स, ऑर्डिनरी से मुराद नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में वेव पैकेट को लोकलाइज करने से क्या मुराद थी, आपने कौन सी चॉइस ली थी वेव पैकेट की, किसी को याद है? जो बंदा कायदे आज़म के अलावा कहीं और से पढ़ा हो वो अगर बता दे तो। ऐसे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी वालों से इसलिए नहीं पूछ रहा कि भरम रहा जो उनका, हालांकि पता उनको भी नहीं, लेकिन चलें। क्यों भाई? वहाँ पर एक ख़ास किस्म के वेव फंक्शंस होते थे जो आपको बड़े प्यारे लगते थे, गॉसियन वेव फंक्शन। क्यों बड़े अच्छे लगते थे आपको? आप कहते थे ये सबसे शरीफ वेव फंक्शंस हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, सबसे कम अनसर्टेनिटी इन्हीं में है अगर पोजीशन मोमेंटम मेजर करें तो गॉसियन वेव फंक्शन में, क्योंकि वैसे तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एच बार बाई 2, डजेंट मैटर एच बार हो या एच बार बाई 2 हो, खैर है। लेकिन इसके लिए इक्वल आ जाता था, ग्रेटर देन और इक्वल में जो इनइक्वालिटी है वो इक्वालिटी में बदल जाने का मतलब ये है कि ये मिनिमली अनसर्टन थे। तो आपने गॉसियन वेव पैकेट कंसिडर किए थे विच आर लोकलाइज्ड इन सम लेंथ, जिनकी कोई ना कोई फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा जब आपने कैलकुलेट किया तो आपने कहा यहीं से लोकलाइजेशन आपकी डिफाइन होती है गॉसियन वेव पैकेट की। बिल्कुल वही बात मैं अब भी करूंगा। लेट्स कंसिडर द जनरल सॉल्यूशन, जिसमें एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पार्ट दोनों हैं, रिलेटिविस्टिक है, लेकिन मैंने उसको लोकलाइज किया है गॉसियन वेव पैकेट से। क्या मुराद है इससे? मैं आप इसको लिखता हूँ साई विच इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। अच्छा बियॉर्कन देखिएगा आर के ऊपर वेक्टर नहीं डालता, वो आर जब भी लिखता है तो उसका मतलब होता है 3x, यानी x वेक्टर को वो आर लिखता है।
लेकिन मैंने वेक्टर डाल दिया ताकि पता चल जाए। टाइम t इज इक्वल टू 0 है और पार्टिकल की स्पिन जो है वो s है। लेट्स टेक अ चॉइस विच इज इक्वल टू पाई d स्क्वेर्ड टू द पावर -3/4, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है e टू द पावर -1/2 r स्क्वेर्ड ओवर d स्क्वेर्ड ओमेगा 1/0। स्पिनर था तो स्पिनर तो चाहिए ना, है ना। मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस ले ली, ओमेगा 1/0। ओमेगा 2 भी ले सकते थे, ओमेगा 3 भी, ओमेगा 4 भी, डजेंट मैटर। मैंने सिर्फ एक स्पिन चॉइस ले ली है। मैंने क्या कहा, आर के ऊपर है स्पिन एस है और टाइम टी इज इक्वल टू 0 है। एक वेव पैकेट है, कहाँ पे लोकेलाइज्ड है, 2d अगर उसकी विड्थ है तो ये d उसका हाफ विड्थ बनती है गॉसियन की। ये फैक्टर कैसे आता है, अगर आप इसका मॉड स्क्वायर लें, नॉर्मलाइज करें तो यही फैक्टर बनेगा पाई डी स्क्वायर वाला, क्योंकि आप इसको देख सकते हैं 2d स्क्वायर से पाई डी आ जाता है टू द पावर अंडर रूट पाई, क्योंकि अंडर रूट आता तो एक आर ए डी भी था ना, पावर 3 बन जानी है। -3/4 इज़ दिस वन -12 आर स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर, बिल्कुल। अच्छा, इसकी हाफ विड्थ कितनी है, डी है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा जो भी नीचे आता है ना उसकी हाफ विड्थ होती है ना। 2d स्क्वायर है तो हाफ कितनी होगी, डी स्क्वायर, तो हाफ विड्थ कितनी होगी, डी, क्योंकि उसको स्क्वायर आप कैलकुलेट करते हैं। गॉसियन में ये चीज़ आती है। आर स्क्वायर क्या है, ये आर का मतलब है आर वेक्टर का स्क्वायर, तो आर की मॉड्यूलस है। अब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, आपको याद है, ये तो आपने क्या किया, आपने एक गॉसियन वेव पैकेट कंसीडर किया। आपने कहा मेरे पास जो भी वेव पैकेट है, वो जो भी एक लिफाफा है, उसकी शेप गॉसियन है, उसके अंदर कई किस्म की वेव हैं। वो जो कई किस्म की वेव है वो इधर बैठी हुई है ना, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, कौन बताएगा, हाथ खड़ा करें। जी न्याज, क्या लिख सकता हूँ, हाँ, मैं अब रिलेटिविटी में बैठा हूँ ना। अब तो मैं आगे रिलेटिविस्टिक में तो मैं साई को कुछ छोड़ूंगा ही नहीं ना। तो यहाँ क्या आता था, सॉरी यार, क्यों भाई, ठीक लिखा, कोई चीज़ कम तो नहीं लिखी। अच्छा, ये जो P.x लिखते होते हैं ना हम, ठीक है, अगर मैं t इज इक्वल टू 0 है ना, तो आप देखें t इज इक्वल टू 0 पर ये P.x किसके बराबर हो जाएगा। सो P.x इज et माइनस p वेक्टर डॉट x वेक्टर विच इज इक्वल टू p वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यही साइन रखा हुआ था आपने BOD में या कुछ और रखा हुआ था, साइन देख लें अपने ताकि कंसिस्टेंट रहें। क्यों भाई, ठीक है, यही साइन था, बिल्कुल सही है, थैंक यू। इसका मतलब है आई कैन राइट दिस एज, क्या लिख सकता हूँ फिर इसकी जगह में, t इज इक्वल टू 0 पे लिखना था ना मुझे, तो e टू द पावर आयोटा p डॉट r ओवर h बार, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर ये भी ठीक लिख दिया मैंने, ठीक है ना, इज इक्वल टू पाई डी स्क्वेर्ड टू द पावर -3/4 e to the power -12 r squared over d squared omega 1/0। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहाँ तक लिखने में। आप इन इंटेग्रल्स को सॉल्व करना है। अच्छा, आपको पता है गॉसियन इंटेग्रल होते हैं। गॉसियन इंटेग्रल किस किस्म के होते हैं, इस इंटेग्रल का आपको पता है ना क्या होता है,
अगर ये चीज़ लिखी हो e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वेड प्लस बी एक्स डी एक्स, या पहले एक देख लेते हैं, पहले एक छोटी सी चीज़ देखते हैं। पहले चंद एक, मैं इधर एक गॉसियन इंटीग्रल लिखता हूँ, बाद में कर दूंगा वो। इस इंटीग्रल का आपको आंसर पता है, e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वेड ए। अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू ए डेरिवेटिव लें दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, dx, जब इसका d बाई डी ए ले लेते हैं चले दोनों तरफ, ऑफ e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे भी यही आ जाएगा, d बाई डी ए ऑफ अंडर रूट पाई ए टू द पावर माइनस 1/2। तो यहाँ पर जब ए के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या उतरेगा, dx माइनस एक्स स्क्वेड e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वेड इज इक्वल टू, जब यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1/2 अंडर रूट पाई ओवर ए टू द पावर 3/2। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल सही। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए, वेरी गुड। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, dx e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वेड इंटू एक्स स्क्वेड इज 1/2 अंडर रूट पाई ए टू द पावर 1 + 1/2। इसको मतलब है जब मैंने एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया तो यहाँ 1 आया, जब दो दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो मेरे पास 5/2 आ जाएगा, तो 2 + 1/2 आएगा। 3 दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा, ये उसकी इवन पावर यहाँ आती जाएंगी। अगर इसका मैं फिर एक दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा ना, है ना। अगली दफ़ा करूँगा तो क्या आ जाएगा, 15 समथिंग लाइक दैट, जो भी आता जाएगा वो मैं साथ हमेशा n फैक्टोरियल्स वगैरह की फॉर्म में लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें लिखने का। कोई ऐसा ऊपर मैं चाहूँ ना तो मैं इसको 2n - 1/2 टू द पावर n भी लिख सकता हूँ। n की 1 से शुरू करें तो वापस आ जाएगा, ये 2n - 1 है। अगली दफ़ा 2 पुट करूँगा तो 3/4 आ जाएगा, उससे अगली दफ़ा पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, हर टर्म के साथ ये फैक्टोरियल बना के लिखा जा सकता है, लेकिन मैं वो नहीं लिख रहा। ऐसे इंटीग्रल्स को कहते हैं ना गॉसियन इंटीग्रल। एक पता हो, दिस इज़ नोन एज अ फाइनमेंट पैरामीटराइजेशन, हमें पता है कि क्या टेक्निक है ये, वी हैव डन इट। लेकिन हमें ऐसा इंटीग्रल नहीं पता क्या है, dx e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वेड प्लस बी एक्स। कोई बात नहीं है, हमें ना भी पता हो हम फिर भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx e टू द पावर माइनस ए कामन ले लें, एक्स स्क्वेड प्लस बी ओवर ए एक्स माइनस, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं इसमें ये चीज़ ऐड कर दूं, b/2a का स्क्वेड, और यही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, तो क्या हुआ, ये सारी चीज़ क्या लिखी हुई है, एक्स स्क्वेड माइनस b/a(x) प्लस b/2a होल का स्क्वेयर, तो ये x माइनस b/2a होल का स्क्वायर लिखी हुई है। सो दिस बिकम्स इंटीग्रल dx e टू द पावर माइनस a इंटू x माइनस b/2a का स्क्वायर इंटू ये तो उसी तरह बन जाएगी ना, माइनस a ये है, ये माइनस ये भी है, ठीक कह रहा हूँ ना। क्या आंसर आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस b स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो थोड़ा सा रिटार्डेड है, थोड़ा सा शिफ्टेड है ना, कि x की 0 पे इसकी कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू, डजंट मैटर, लेकिन x की लिमिट तो माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट तक है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं x को x माइनस b/a को मैं b/2a को मैं x प्राइम भी कह लेता तो dx ना बदलता। इसका मतलब है ये शिफ्टेड आर्ग्यूमेंट के साथ गॉसियन है, लेकिन x की इंटीग्रेशन इसको कोई नहीं छेड़ेगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सो दिस बिकम्स e टू द पावर b स्क्वेयर्ड ओवर 4a स्क्वेयर्ड इंटू अंडर रूट पाई ओवर a।
आप सोच रहे होंगे जी कि मैं जी क्या यार पता नहीं क्यों, हाँ आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों ऐसी बेवकूफ़ियाँ कर रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ ऐसे इंटीग्रल्स, है ना? सोच रहे हैं ना कि मेरा कोई दिमाग ख़राब है कि मैं ऐसे इंटीग्रल्स बना रहा हूँ। हाँ हाँ समझ आ गई यहाँ तक? तो गॉसियन इंटीग्रल हल करने अब आ गए ना। अच्छा, आप मुझे इस इंटीग्रल को वेरीफाई करके दे सकते हैं आप में से कोई? क्या आप में से मुझे कोई ये इंटीग्रल वेरीफाई करके दे सकता है कि इसके बराबर है? यही लिखा हुआ है वैसे तो देखा जाए तो। क्या करना पड़ेगा आपको? L डॉट R ओवर H बार, ये जो है ना आयोटा L डॉट R ओवर H बार, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आयोटा भी है ना इसमें, है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, यकीन कीजिए। अगर ये रियल की बजाय ना किसी कॉम्प्लेक्स से भी शिफ्ट होता तो फ़र्क नहीं था, क्योंकि आयोटा स्क्वायर फिर भी माइनस आता है। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर माइनस आता है तो वो आपको माइनस नज़र भी आ रहा है, क्योंकि इसमें b की जगह ना आयोटा, b की जगह क्या है? आयोटा LR है ओवर H बार। तो आप देख लें क्या बनता है, e टू द पावर आयोटा L स्क्वेड, आयोटा का भी स्क्वायर है माइनस है, L स्क्वेड आ गया, d स्क्वेड क्योंकि L d है ना, नीचे d आता है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा ना a की जगह, तो d स्क्वेड आ गया ओवर H बार स्क्वेयर, L ओवर H बार ही आता है d की उसकी जगह, तो ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। और दूसरी चीज़ क्या थी इसमें? ये अंडर रूट पाई ओवर a है, ये 2 पाई d स्क्वेयर टू द पावर 3/2। क्यों आ रहा है ये? कोई आप में से बता? आपने ये याद रखना है आर क्यूब किसके बराबर है? आर स्क्वेयर डी आर के। तो एक दफ़ा गॉसियन करके उसका डेरिवेटिव भी लेना पड़े, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये जवाब आ जाएगा। यू कैन ऑलवेज डू इट लाइक दिस वन, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं इसकी। अब मैं यहीं रोक दूँगा अभी, बाकी मैं कल करूँगा। मैं भी आपके कोई सवाल लूँगा, ये मैं क्यों कर रहा हूँ इंटीग्रल। मेरा प्रॉब्लम ये होगा, अच्छा यहाँ माइनस भी होता तो फ़र्क नहीं पड़ना था। मैंने आपसे क्या कहा था? माइनस होता या प्लस होता कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बेहतर है मैं प्लस माइनस ही लिखूँ। मैं करूँगा क्या? मैं इससे ज़रब दूंगा दोनों तरफ। जब दोनों तरफ इससे ज़रब दूंगा तो यहाँ पर देखें क्या आएगा? आयोटा P डॉट R ओवर H बार माइनस आयोटा L डॉट R ओवर H बार। जब R पे मैं इंटीग्रेट करूँगा दोनों तरफ, तो R पे इंटीग्रेट करने से मेरे पास मोमेंटम का डेल्टा फंक्शन बन जाएगा। राइट हैंड साइड पे देखें क्या है, ये चीज़ लिखी हुई है। मैं ऐसी चीज़ों से ज़रब दूंगा कि दोनों में तरफ एक जैसी चीज़ों को कंपेयर कर लूँ। जब दोनों तरफ एक जैसी चीज़ों को कंपेयर करूँगा तो वहाँ से मैं अपनी कैलकुलेशन के कोएफिशिएंट्स बना लूँगा। वहाँ से मैं बना लूँगा कि बी और डी वो लेंथ निकाल लूँगा जिस लेंथ के ऊपर नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस जो हैं वो काम आते हैं। और वो अब नज़र भी आएगी, अगर डी वही बन जाए जो कॉम्पटन वेव लेंथ है, तो इसका मतलब अब आपको समझ आ जाएगी कि इस डी के अंदर होते हैं तो रिलेटिविस्टिक सॉल्यूशंस होते हैं। ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स में जो साई था ना, ये आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, इससे जो मर्जी था। तो आपने कहा यही था, क्योंकि हैमिल्टनियन के आइगन फंक्शंस वगैरह बनाते थे। यहाँ पर साई एक वेव पैकेट है, तो वेव पैकेट में पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों मौजूद हैं। इन दोनों को रख के मैंने सॉल्व करके देखना है।
तो ये मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और टाइम लगेगा, और मैं इसको रिलेट करूंगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, और देन आई विल डू द क्लाइन पैराडॉक्स फॉर स्पिन जीरो पार्टिकल। तो ये फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक है, कोई सवाल हो अगर यहाँ तक किसी का तो। जी जी, अब मैं इस तरह से मैंने किया, फिर भी मेरे पास जो फिजिकल वेव फंक्शन है वो यही वाला है। अब उसकी फंडामेंटल जो चीज़ें जिनसे मिलकर बना हुआ है उसमें पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो वो तो फिर भी अच्छा, मैं पहले आपका सवाल समझने की कोशिश करता हूँ। सवाल आपका ये है कि ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स में भी आप जब किसी भी वेव फंक्शन को मॉडल करते हैं तो आप कहते हैं गॉसियन ही है, आप ये मेजर करते हैं, इसका नहीं आपको पता होता क्या है। अब मैंने कहा जिसको आप वेव फंक्शन कह रहे हो, मेरे लिए वो वेव पैकेट है। वेव पैकेट में कई किसी किस्म की फ्रीक्वेंसीज की वेव्स, कई d/dk से उसकी ग्रुप वेलोसिटी डिफाइन होती है। अब मैं कहता हूँ वो वेव पैकेट मुझे रिलेटिविस्टिकली पता है कि उसमें कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी होगी, पार्ट भी होंगे, और कुछ नेगेटिव एनर्जी पार्ट भी होंगे। ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स में आप इसकी परवाह ही नहीं करते थे कि वेव पैकेट क्या है, आप एक एनवेलप मेजर करते थे जो डिस्ट्रीब्यूशन एनवेलप होता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी की सारी आप उसमें कहते थे पॉजिटिव एनर्जी है, बिल्कुल ठीक है। फाइनल आउटपुट यही आएगी, बिल्कुल। कहाँ तक आएगी ये आउटपुट आपके पास? यहां तक। क्योंकि डेल्टा एक्स जो है, डेल्टा एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एच बार ओवर डेल्टा पी। अब तो अगर डेल्टा पी जो है वो ऑर्डिनरी मोमेंटम्स हैं तो ये डी ब्रॉय वेवलेंथ बन जाता है डेल्टा एक्स। लेकिन अगर ये एम सी लेवल पे चला जाए तो क्या होगा? एम सी लेवल पे अब ये चीज़ नहीं छुप सकती, ये आपको शामिल करनी है। तो मैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इसके ऊपर आऊँगा और डी से रिलेट करूँगा। नहीं, वो छुपी नहीं रहे, वो नज़र आएगी जब आप उस स्केल पे चले जाएंगे। देखिए उसकी रीज़न ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स आपको नज़र नहीं आती ऑर्डिनरी स्केल पे। ऑर्डिनरी स्केल को मैं क्या कहता हूँ? न्यूटोनियन स्केल, जिसमें फुट्टे से लेंथ मेजर हो सकती है। आप कहते हैं जी ठीक है मेरे पास कोई स्केल है, उससे मैं लेंथ मेजर करता हूँ, जब फुट्टे से मैंने लेंथ मेजर की तो क्वांटम मैकेनिक्स कोई नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स उस लेंथ पे है जिसमें हमारे पास कोई ये स्केल नहीं है, फुट्टा नहीं है कोई मालूम करने के लिए। तो आपने कहा ठीक है, अगर कोई हमारे पास ऐसा नहीं है मालूम करने के लिए तो उसके लिए एक ख़ास किस्म की हम दूरबीन खुर्दबीन बना लेते हैं, माइक्रोस्कोप बना लेते हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोप डी ब्रॉय वेवलेंथ पे ऑपरेट करनी चाहिए। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, डी ब्रॉय वेवलेंथ पे है, लोकलाइज्ड है, जिस तरह ख़बाब कह रहे हैं। उन्होंने सारी फ्रीक्वेंसीज़ को मॉडल किया, उनको मोमेंटम में फोरियर ट्रांसफॉर्म किया, जो कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है लेके आपने साबित किया कि आपके पास जो एनवेलप बनता है वो इस तरह का गॉसियन बन जाता है। जितनी भी चीज़ें आई थी अगर उनके ऊपर आप एक डॉटेड लाइन चढ़ाते तो वो गॉसियन फिट में आ जाती। डिपेंडिंग अपॉन देयर स्प्रेड जो भी होता है वो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच बार के अनसर्टेनिटी में स्प्रेड आपके पास रहता है इन पोजिशन एंड मोमेंटम। अगर उससे भी नीचे की स्केल पे चले जाएंगे तो क्या होगा? वो है और माइक्रोस्कोप अच्छी बना लेते हैं आप, खुर्दबीन और अच्छी बना लेते हैं जो आपको कॉम्पटन वेवलेंथ पे लेके जाती है। तो अब आपको वहाँ पर हैरान होते हैं आप कहते हैं नहीं भाई जो कॉम्पटन वेवलेंथ है, जो आप एनवेलप चढ़ा देख रहे हैं ना, वो क्वांटम मैकेनिक्स वाली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी का नहीं है, नेगेटिव भी है। लेकिन मज़े की बात है पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे में ऑसिलेट भी कर रहे हैं बार बार, और उनकी एक ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी भी है। अब आप सेग्रीगेट करेंगे, अगर मैं ये डी और इसको इस तरह साबित कर दूं कि यहाँ कॉम्पटन वेवलेंथ बन जाती है तो मसला हल हो जाएगा ना, और वही मसला मैं हल करूँगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो मसला सारा दूर अंदेशी का नहीं है, करीब अंदेशी का है। कितने करीब से जाके देखते हैं आप किसी को, है ना? तो हाँ निकल के आएगी ना, बिल्कुल निकल के आएगी, बेफिक्र हो जाओ। जब ये कोर्स ख़त्म होगा तो बहुत कुछ निकल के आएगा, फिक्र ना करो।